हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हेनरिक हर्ट्ज ने, जो एक जर्मन फिजिस्ट थे, 1887 में दिया। हेनरिक हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जब मेटल सरफेस के ऊपर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, मेनली सीजियम, रुबिडियम और पोटाशियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, एक ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर मेटल है, यहाँ पे डिटेक्टर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे स्टेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, निकलेगा और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी उसी वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में किसी भी तरह का टाइम गैप नहीं होगा। ठीक है, दूसरी इसकी ऑब्जर्वेशन है कि जो लाइट स्ट्राइक करेगी उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से इसको हम शो करते हैं। तो ऐसी लाइट जिसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, और ऐसी लाइट जिसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, चाहे वो कितनी देर स्ट्राइक करती रहे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से कितने इजेक्ट होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ये डिपेंड करेगा कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी डिसाइड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी डिसाइड नहीं कर पाएगी। ये इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। इस थ्योरी को मैक्स प्लैंक, जो जर्मन फिजिस्ट थे, उन्होंने 1901 में दिया। मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दी, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा कि जितनी भी रेडिएशंस हैं वो जब ट्रैवल करेगी, जब वो मूव करेगी तो वो कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगी, दे विल मूव डिसकंटिन्यूसली। स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में वो ट्रैवल करेगी, और इन स्मॉल पैकेट्स को उन्होंने कहा क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के केस में इन पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन ऑफ लाइट्स। तो पहला पॉइंट है कि लाइट इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। दूसरा पॉइंट इसका है कि जो स्मॉल पैकेट्स हैं जिनको मैंने क्वांटा या फोटोन कहा, फोटोन इन केस ऑफ लाइट, इन क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लाइट की या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज ए कांस्टेंट नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं एच इज इक्वल टू 3.99 इंटू 10⁻13 किलो जूल सेकेंड मोल इनवर्स 1। थर्ड पॉइंट इस थ्योरी का है कि अगर कोई बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी तो वो जो एक फोटोन या एक क्वांटा की जो एनर्जी है उसके होल नंबर मल्टीपल में ही एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करेगी। इसलिए E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अगर हम न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें देन E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा। एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 इस तरह से रहेगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी या तो एच न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू या 4h न्यू, इस तरह से। कभी भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटा कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगी ना ही इमिट होगी। जैसे 1.5h न्यू, 2.5h न्यू, इस तरह की एनर्जी ना तो इमिट होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि क्वांटा की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे हमारे पास विजिबल रीजन के 7 कलर हैं, इसमें वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है
तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हुई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। और जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होगी। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा, रेड की एनर्जी सबसे कम। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के बेस के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मन बॉर्न अमेरिकन थे, इन्होंने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जब कोई फोटोन या जब कोई क्वांटा मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको कहा बाइंडिंग एनर्जी। बाकी जो एनर्जी बच जाएगी क्वांटा की, वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाएगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, एक्स से डिनोट किया, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो एच न्यू इज इक्वल टू एक्स बाइंडिंग एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट के बराबर है, तो जो एनर्जी एक्स है इसको हम एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इस केस में तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्स या एच न्यू नॉट को हमने कहा वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नॉट के ये बराबर है, इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब हम वाइट लाइट या सनलाइट को प्रिज्म में से पास करेंगे तो जो सनलाइट है, जो वाइट लाइट है, वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है वाइट लाइट की, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन। और जो 7 कलर बैंड्स आए, उन 7 कलर बैंड्स का जो एक सीक्वेंस होगा, जो एक अरेंजमेंट होगी, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम 2 तरह का है। फर्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी भी तरह से हीट करें, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करें और उसको हीट करें, तो उस सब्सटेंस से रेडिएशन निकलेगी। और जो सब्सटेंस से रेडिएशन निकली, सब्सटेंस से रेडिएशन इमिट हुई, उन रेडिएशन को जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे और जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, इसलिए एलिमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होने की वजह से हम इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी बोलते हैं। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया तो हमें 589 और 589.6 नैनोमीटर पे 2 येलो लाइंस नजर आएगी। तो 589 और 589.6 क्या है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, सोडियम। सोडियम का क्या है, फिंगरप्रिंट का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर हम कोई गैस लें या कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, उस गैस या सॉल्यूशन में से हमने वाइट लाइट को पास किया, तो वो गैस या सॉल्यूशन क्या करेगा, वाइट लाइट में से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा, और सॉल्यूशन से जो लाइट बाहर निकलेगी उसको हम अगर एनालाइज करें, प्रिज्म में से पास करें, तो जो लाइट सॉल्यूशन ने एब्जॉर्व कर ली है वो उस स्पेक्ट्रम में नहीं आएगी, उसकी जगह पे हमें डार्क लाइंस मिलेगी। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें डार्क लाइंस हमें मिलती है। हमने NaCl सॉल्यूशन में से वाइट लाइट पास की और जो लाइट बाहर निकली, ट्रांसमिटेड लाइट जो आई, उसको प्रिज्म में से पास किया, तो अगेन 589 और 589.6 नैनोमीटर हमें डार्क लाइंस मिली। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 589 एंड 589.6 क्या है, सोडियम के लिए फिंगरप्रिंट का काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन गैस को कैथोड ट्यूब में हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देके हीट करें, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस से जो लाइट निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, उनको एनालाइज करें, तो एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास, लाइंस का एक स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलता है, जिसमें 6 लाइंस
6 बैंड्स होते हैं। रिसेंटली 7th बैंड भी डिस्कवर किया गया है। तो सबसे पहले जे बाल्मर स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे। 1885 में उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन में जो लाइन आई उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी, जिसको हम बोलते हैं बाल्मर इक्वेशन। और ये इक्वेशन है 1/λ इक्वल टू न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स 1 इज इक्वल टू 109677 और ब्रैकेट में 1/2² माइनस 1/n² ब्रैकेट क्लोज। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम बाल्मर इक्वेशन। लेकिन ये जो इक्वेशन है केवल विजिबल रीजन में जो लाइन है जिसको बाल्मर लाइन बोला गया, उस लाइन के लिए ही एप्लीकेबल होती है। फिर जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5-6 टाइप की जो लाइंस है वो डिस्कवर की गई, तो सभी लाइंस के लिए रेडबर्ग, जो साइंटिस्ट का नाम है, स्वीडन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक जनरल इक्वेशन दी जिसको हम रेडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल इसी की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है। 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स 1 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2² ब्रैकेट क्लोज। आर एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 109677 के बराबर। और n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट लाइंस हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी है। पहली लाइन जिसको हम सीरीज बोलते हैं, पहली सीरीज है इसमें लेमन सीरीज, सेकंड सीरीज है बाल्मर सीरीज, थर्ड सीरीज पास्चन सीरीज, फोर्थ ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ फंड PFUND फंड सीरीज, सिक्स्थ हम्फरी सीरीज। रिसेंटली 1972 में 7th सीरीज भी इसमें डिस्कवर की गई है, जो जॉन स्ट्रॉन्ग एंड हैमंसन करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया हुआ है। तो ये जो 5 और 6 लाइंस हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो लेमन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, बाकी सारी सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है। अगर हम रेडबर्ग इक्वेशन के बेस पे बोलें तो लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू क्या होगी लेमन के लिए 1 से हमेशा ज़्यादा 2, 3, 4, 5 इस तरह से। बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू है 2 और बाल्मर सीरीज के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। और पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू है 3 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी पास्चन के लिए 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू है 4 तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8। और फंड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू है 5। हम्फरी सीरीज जो 6 सीरीज है उसके लिए n1 की वैल्यू है 6। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के इसको समझना है। ठीक है, थैंक यू।